नमस्कार, मैं हूं जीके सिंह। एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रेरणा कोचिंग सेंटर के इस एजुकेशनल चैनल पे। बच्चों, हम लोगों का एग्ज़ाम संडे को है और हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं आपके 12th बायोलॉजी का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इससे पूर्व हम लोग इस ऑब्जेक्टिव डिस्कशन का कुल मिलाकर के 4 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें 180 प्रश्नों तक हम लोग ऑब्जेक्टिव डिस्कशन किए हैं। और आपको पता ही है कि आपके मटेरियल में लगभग 212 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है दूसरे अध्याय में, और आज हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करेंगे 181 प्रश्न से लेकर के 212 प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव डिस्कशन। और फिर से हम आपको याद दिला दें कि ये हमारा अंतिम वीडियो होगा और इसको आप अच्छी तरह से अध्ययन कर लें, ताकि संडे को जो हमारा टेस्ट होगा, जो चैप्टर वाइज हम लोग टेस्ट लेते हैं, उसमें आपको अच्छा नंबर ला सकें। क्योंकि आपको पहले टेस्ट में पता होगा कि बहुत सारे बच्चे अच्छे अच्छे नंबर लाए हैं, तो उम्मीद करेंगे कि वही सिस्टम को फिर से हम लोग दोबारा बरकरार रखेंगे, और उसके लिए हमें निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से डिस्कशन करना होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला सवाल है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें एरिल नहीं पाया जाता है। यहाँ पर याद रखिएगा कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित 4 ऑप्शन में से वैसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि एरिल नहीं पाया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर ये एरिल होता क्या है। तो बच्चों, एरिल का मतलब होता है कि बीज के चारों ओर पाए जाने वाला जो एक मोटा आवरण होता है, या फिर उसको एक मोटा परत बोल सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एरिल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरिल बोलते हैं। तो शरीफा में भी इस प्रकार का एरिल देखने को मिलता है, यानी शरीफा बिल्कुल गलत हो जाएगा। लीची में भी एरिल पाया जाता है, और मिरिस्टिका, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जायफल। क्या बोलते हैं? जायफल। तो ये इसमें भी आपको निश्चित रूप से आपको एरिल देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक आम एक ऐसा फल है जिसमें आपको एरिल देखने को नहीं मिलता है। तो 181 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 181 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 182 नंबर प्रश्न है कि पर परागण से प्राप्त संतति दर्शाती है। मतलब अगर कोई संतति पर परागण से उत्पन्न होती है, चूंकि आपको पता है कि जितने भी लैंगिक प्रजनन वाले पौधे होते हैं उसमें स्वपरागण की भी प्रक्रिया हो सकती है और पर परागण की भी प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि पर परागण से प्राप्त संतति क्या दर्शाती है। तो पर परागण से जो प्राप्त संतति होती है वो उच्च श्रेणी की वाइबिलिटी तथा विकासवाद को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? विकासवाद को दर्शाती है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको पता होगा कि जो पर परागण वाले पौधे होते हैं उसमें 2 अलग अलग वंशानुक्रम वाले जीव भाग लेते हैं। परागकण किसी अन्य पौधे का होता है, जबकि अंड कोशिका किसी अन्य पौधे का होता है। तो जिसकी वजह से इस प्रकार के पौधे जो होते हैं वो उच्च श्रेणी वाले होते हैं, और इससे जो नई संततियां लगातार उत्पन्न होगी वो अपने जनक से धीरे धीरे श्रेष्ठ होते चले जाएंगे। तो इसीलिए हमारा 182 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी पर परागण के द्वारा जितनी भी नई संततियां उत्पन्न होगी वो अपने जनक से धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? श्रेष्ठ हो जाएंगे। याद रखिएगा, वो अपने जनक से धीरे धीरे श्रेष्ठ होते चले जाएंगे। चलिए अगला सवाल है 182 नहीं 183 नंबर। और हम आपको बता दें कि अगर किसी बच्चे को पूरा का पूरा बायोलॉजी का कोर्स करना है तो निश्चित रूप से आप प्रेरणा कोचिंग सेंटर का हमारा एजुकेशनल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें आपको संपूर्ण ऑब्जेक्टिव और 1 से लेकर के 16 चैप्टर तक का पूरा थ्योरी प्लस जो एनसीईआरटी बुक होते हैं उसके भी क्वेश्चन आंसर आपको कराएंगे। तो निश्चित रूप से आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर प्रेरणा कोचिंग सेंटर का ऐप डाउनलोड कीजिए और संपूर्ण बायोलॉजी का कोर्स आप वहाँ पर अध्ययन कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल हमारा है कि परागण तभी होता है जब कोई परागकण निश्चित रूप से वर्तिकाग्र पर आकर के गिरे, तब ना। आपको पता है कि परागण की क्रिया तभी संपन्न होगी जब कोई परागकण जो है वो कहाँ आकर के गिरे? तो वो गिरे वर्तिकाग्र पे आकर के। जब तक वर्तिकाग्र पर आकर के नहीं गिरेगा तब तक परागण की क्रिया संपन्न नहीं होगी। आपको पता है चाहे स्वपरागण की क्रिया हो या पर परागण की क्रिया हो,
निश्चित रूप से परागकण को कहाँ गिरना है, वर्तिकाग्र पर गिरना है, और जब तक वर्तिकाग्र पर परागकण नहीं गिरेगा तब तक परागण की क्रिया संपन्न नहीं होगी। तो हमारा 183 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है, ये वर्तिकाग्र होगा। थोड़ा सा स्पेलिंग गलत है, अपने मटेरियल में भी इसको आप लोग सही कर लीजिए। चलिए अगला सवाल है 184 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी पुष्प के परागकोश एवं वर्तिकाग्र, क्या कह रहा है, परागकोश एवं वर्तिकाग्र दोनों एक ही समय पर परिपक्व हो जाए तो इस प्रक्रिया को बच्चों हम लोग बोलते हैं होमोगेमी। क्या बोलते हैं, होमोगेमी। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं समकाल पक्वता। समकाल पक्वता याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं समकाल पक्वता। सम माने होता है बराबर, काल का मतलब होता है समय, पक्वता का मतलब होता है परिपक्व होना। यानी जब किसी पुष्प का परागकोश और वर्तिकाग्र दोनों एक ही समय पर परिपक्व होता है तो इस प्रक्रिया को बच्चों हम लोग बोलते हैं समकाल पक्वता। इसी को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं होमोगेमी। याद रखिएगा, इसी को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं होमोगेमी। याद रखिएगा, इसी को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं होमोगेमी। समझे। और ये जो प्रक्रिया होती है बच्चों, ये किसमें होता है, स्वपरागन वाले पौधे में होता है। मतलब एक ही समय में परागकोश और वर्तिकाग्र दोनों परिपक्व हो जाते हैं, जिसके कारण उसी पुष्प के परागकोश से निकलने वाला परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाती है, जिसके कारण इस प्रकार के पौधों में स्वपरागन की प्रक्रिया जो है वो संपन्न हो जाती है। तो 184 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं और 185 नंबर सवाल है। कह रहा है कि द्विनिषेचन, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। आज ही हम आपको क्लास में बताया होंगे, आपको याद होगा कि द्विनिषेचन क्या है। द्विनिषेचन का मतलब आपको पता ही है कि जब भ्रूणकोश के अंदर अंड कोशिका के साथ प्राथमिक नरयुग्मक का मिलना और द्वितीयक केंद्रक के साथ द्वितीयक नरयुग्मक का मिलना, यानी कि भ्रूणकोश के अंदर दो दो बार निषेचन की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की। तो याद रखिएगा, डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की है एस.जी. नावास्चिन नामक वैज्ञानिक ने। याद रखिएगा, डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किया है एस.जी. नावास्चिन नामक वैज्ञानिक ने। पहला चैप्टर में भी ये ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कशन कराया था और यहाँ भी हमने आपको डिटेल से इसका डिस्कशन करा रहे हैं। आपको पता है कि दो दो मादा युग्मक होते हैं भ्रूणकोश के अंदर और दो नर युग्मक, यानी प्राथमिक नर युग्मक और द्वितीयक नर युग्मक वो आता है बाहर से। तो प्राथमिक नर युग्मक मिल जाता है अंड कोशिका के साथ और द्वितीयक नर युग्मक बच्चों मिल जाता है द्वितीयक केंद्रक के साथ। इस प्रकार भ्रूणकोश के अंदर दो दो बार जो है निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं द्विनिषेचन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विनिषेचन। और इसके खोज किए थे एस.जी. नावास्चिन नामक वैज्ञानिक ने। कब खोज किया था, तो 1898 ईस्वी में इसको खोजा गया था। याद रखिएगा, 1898 ईस्वी में इसको खोजा गया। द्विनिषेचन की प्रक्रिया किस पौधे में होती है, तो ये भी बच्चों याद रखना, ये आवृत बीजी पौधों में होती है। किसमें होती है, आवृत बीजी पौधों में होती है। ये भी ऑब्जेक्टिव में आपको कहीं ना कहीं पूछा जाता है। द्विनिषेचन की प्रक्रिया किसमें होती है, तो याद रखिएगा आवृत बीजी पौधों में होता है। अब इसमें आपको पता होगा कि एक अंड कोशिका जब प्राथमिक नर युग्मक से मिलता है तो इससे जायगोट बना लेता है, जबकि द्वितीयक नर युग्मक जब द्वितीयक केंद्रक के साथ मिलता है तो बच्चों उससे भ्रूणपोष की उत्पत्ति होती है। आगे चल करके हम लोग उसका भी चर्चा करेंगे। और अब भ्रूणपोष धीरे धीरे नष्ट हो जाता है और ये भ्रूण को पोषण देने का काम करता है। तो ये कहीं ना कहीं ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। आज क्लास में भी हमने आपको बताया था, इसको एक बार फिर से डिटेल से जानने का प्रयास कीजिए। अगला सवाल है कि पराग तथा स्पोर के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। यहाँ पर दो वर्ड लिखा हुआ, एक वर्ड है पराग और दूसरा वर्ड है स्पोर। इसके अध्ययन को हम लोग बोलते हैं परगाणु विज्ञान। याद रखिएगा, परगाणु विज्ञान, इसको हम लोग बोलते हैं परगाणु विज्ञान। याद रखिएगा कि बायोलॉजी के जिस ब्रांच में हम लोग पराग तथा स्पोर का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं परगाणु विज्ञान। इसी को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 186 का हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है। परमाणु विज्ञान का ही दूसरा नाम क्या है, पैलिनोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं और 187 प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 187 सवाल कह रहा है कि पर परागन लाभदायक होता है
क्योंकि इसके परिणाम क्या होते हैं, इसके परिणाम श्रेष्ठ संतति की उत्पत्ति होती है। इससे पूर्व भी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में बताया था कि पर परागण में क्या होता है कि दो अलग अलग वंशानुक्रम वाले जीव के गुणसूत्र नई संतति में आता है। इसमें माता का गुणसूत्र अलग होता है और इसके पितृ गुणसूत्र अलग होता है, जिसके द्वारा जो नई संतति उत्पन्न होती है वो अपने दोनों जनकों से श्रेष्ठ हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, पर परागण लाभदायक होता है। क्यों लाभदायक होता है? क्योंकि इससे जो नई संततियां उत्पन्न होती है बच्चों, वो श्रेष्ठ माना जाता है। वो क्या माना जाता है जी? श्रेष्ठ माना जाता है। इससे जो नई संततियां उत्पन्न होती है वो क्या माना जाता है? तो वो माना जाता है श्रेष्ठ। याद रखिएगा, वो नई संततियां जो है वो श्रेष्ठ माना जाता है। 88 नंबर सवाल है कि परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरना क्या कहलाता है? जैसे मान लो कि एक पुष्प है, जैसे यहाँ पर हमने एक पुष्प बना लिया। अब इसी एक पुष्प में परागकोश भी है और वर्तिकाग्र भी है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर परागकोश है और इसी पौधे में एक जगह और फिर से स्त्री केसर है और यहाँ पर भी परागकोश भी है और यहाँ पर वर्तिकाग्र भी है। तो यह क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परागकण का उसी पौधे के, मतलब पौधा एक ही है लेकिन पुष्प चेंज हो रहा है। मतलब पौधा एक ही है, बस पुष्प चेंज हो रहा है। यानी ये वर्तिकाग्र है, ये दोनों एक ही पौधा है और यहाँ से परागकोश निकला और इसके वर्तिकाग्र पर जा करके गिर गया। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं बालक, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं स्वजात पुष्पी परागण। इसको हम लोग बोलते हैं स्वजात पुष्पी परागण। याद रखिएगा इस प्रक्रिया, यानी एक ही क्या क्वेश्चन कह रहा है कि परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरना। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं स्वजात पुष्पी परागण। हम लोग इसको बोलते हैं स्वजात पुष्पी परागण। याद रखिएगा इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं स्वजात पुष्पी परागण। यानी सिंपल सी बात क्या है कि पौधा एक ही है, बस पुष्प अलग अलग हैं और एक पुष्प के परागकोश से निकलने वाला परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर के गिर रहा है। तो इस स्थिति में तो परागण की क्रिया जो होगी वो क्या होगी? पर परागण ही होगा। और पर परागण में भी बच्चों दो भाग होता है, एक होता है स्वजात पुष्पी परागण और एक होता है पर निषेचन। अगर पौधा चेंज कर ले तो पर निषेचन कहलाएगा, अगर पौधा नहीं चेंज किया तो वो कहलाएगा स्वजात पुष्पी परागण। और इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं गाइटोनोगेमी। इसी को हम लोग बोलते हैं GIATO, गाइटोनोगेमी। यानी स्वजात पुष्पी परागण का ये अंग्रेजी वर्ड है। तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर जो है 188 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बहुत जगह जैसे अंग्रेजी लिखा हुआ है तो आप लोग मटेरियल में हम लोग जब ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करते हैं तो उसका हिंदी लिख लीजिएगा। यहाँ जो जाइटोनोगेमी लिखा हुआ है, इस जाइटोनोगेमी को ही हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्वजात पुष्पी परागण। तो इसको आराम से आप जो है ब्रैकेट में मटेरियल में लिख लीजिए, टेंशन नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्लास में कहते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा अंग्रेजी हो गया, तो हो गया तो क्या दिक्कत है? जब हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं तो उसका हिंदी लिखते हैं, तो आराम से इसको आप हिंदी लिख लीजिए और उसका आप लोग आराम से अध्ययन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा ज़्यादा जो स्लाइड हो गया इसके वजह से ये थोड़ा सा हैंग कर रहा है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि परागकण का सबसे बड़ा केंद्रक क्या कहलाता है? तो परागकण का जो सबसे बड़ा केंद्रक होता है उसको हम लोग बोलते हैं नलिका केंद्रक। हम लोग क्या बोलते हैं जी? नलिका केंद्रक। इसी नलिका केंद्रक को हम लोग बोलते थे वर्धी जनन। आपको याद होगा कि परागकण जो होता है वो जब पराग पर जाकर के गिरता या फिर वर्तिकाग्र पर जाकर के गिरता था तो वो दो भाग में बट जाता था, जिससे कि परागकण जो है वो दो केंद्रक के रूप में विभाजित हो जाता था। एक बड़ा होता था और एक छोटा होता था। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि परागकण का सबसे बड़ा केंद्रक क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, परागकण का सबसे बड़ा केंद्रक कहलाता है नलिका केंद्रक। याद रखिएगा परागकण का सबसे बड़ा जो केंद्रक होता है उसको हम लोग बोलते हैं नलिका केंद्रक। याद रखिएगा इसको हम लोग बोलते हैं नलिका केंद्रक। 190 नंबर सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है कि पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश करना। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा क्या है, एक प्रकार का बीजांड है और यहाँ वाला जो भाग है इसको हम लोग बोलते हैं बीजांड द्वार। आपको पता होगा यहाँ वाले जो भाग है
इसको हम लोग बोलते हैं बीजांड द्वार। तो क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है कि पराग नलिका का बीजांड द्वार से यानी इस रास्ते से बीजांड काय के अंदर प्रवेश करना, मतलब इसके अंदर जो है प्रवेश कर जाना। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को बच्चों हम लोग बोलते हैं पोरोगेमी। याद रखिएगा, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं पोरोगेमी। तो कितना इजी है क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि पराग नलिका का बीजांड द्वार से यानी इस रास्ते से बीजांड काय के अंदर प्रवेश करना, यानी इसके अंदर जाकर के प्रवेश कर जाने की जो क्रिया होती है, इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं बच्चों पोरोगेमी। इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं पोरोगेमी। तो 190 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 191 नंबर सवाल हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑर्निथोफिली, देखिए यहाँ पर अंग्रेजी भी याद रखिएगा। और आपको जिस समय हम बता रहे थे पर परागन के अलग अलग प्रकार, तो उसमें हमने आपको बताया था कि जैसे हमने लिखा था वायु परागन, तो बच्चों से हमने पूछा था कि इसका बोलो अंग्रेजी क्या होगा। बहुत सारे बच्चे बोलते थे कि सर एयर पॉलिनेशन होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता कि बायोलॉजी में जितने भी परागन है उसका एक अलग अलग नाम होता है। जैसे वायु परागन को हम लोग एमिनियोफिली के नाम से जानते हैं, जल परागन को हम लोग हाइड्रोफिली के नाम से जानते हैं। इसी तरह यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्निथोफिली, पर परागन किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा ऑर्निथोफिली वाला जो पर परागन होता है वो पक्षियों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बच्चों? पक्षियों द्वारा होता है। और ये किस प्रकार के क्षेत्रों में होता है? तो याद रखिएगा ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। यहाँ पर जो पुष्प पाए जाते हैं वो हॉर्न के आकार के होते हैं। और यहाँ पर जो चिड़िया पाई जाती है बच्चों, उस चिड़िया का भी चोंच क्या होता है? काफी लंबा होता है। और ये चिड़िया क्या करता है? मकरंद चुराने के कारण पुष्प के अंदर अपना चोंच डालता है, जिससे चोंच पर परागकण आकर के गिर जाते हैं। और यही चिड़िया फिर उड़ करके किसी दूसरे पुष्प पर जाती है, तो फिर इसके चोंच में लगा हुआ परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है, जिसके कारण परागन की क्रिया संपन्न होती है। और इसे हम लोग बोलते हैं पक्षियों द्वारा परागन। और पक्षी द्वारा परागन को ही हम लोग बच्चों ऑर्निथोफिली के नाम से जानते हैं। तो आपको हमने बताया था कि जितना भी परागन है सबका अंग्रेजी नाम निश्चित रूप से याद रखिए, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि पक्षियों द्वारा जो परागन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्निथोफिली। याद रखिएगा, पक्षियों द्वारा जो परागन होता है इसको हम लोग बच्चों बोलते हैं ऑर्निथोफिली। याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्निथोफिली। चलिए 192 नंबर सवाल हम लोग देख लेते हैं। पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं? इससे इजी सवाल कुछ हो ही नहीं सकता है। पुष्प के नर जनन अंग को हम लोग बोलते हैं पुमंग। याद रखिएगा, हम लोग क्या बोलते हैं? पुमंग। अगर यही पुमंग सिंगल हो तो इसको हम लोग बोलते हैं पुंकेश्वर। याद रखिएगा, अगर यही सिंगल हो तो इसको हम लोग बोलते हैं पुंकेश्वर। अगर ये समूह में हो तो इसको हम लोग बोलते हैं पुमंग। याद रखिएगा, पुष्प का जो नर जननांग है उसको हम लोग बोलते हैं पुमंग। लेकिन अगर किसी पुष्प में इसकी संख्या केवल और केवल एक हो तो इस स्थिति में इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं पुंकेश्वर। इस स्थिति में हम लोग इसको क्या बोलेंगे जी? इसको बोलते हैं पुंकेश्वर। चलिए 193 नंबर सवाल है, उसको ध्यान से देखते हैं। सवाल है कि स्वपरागन को निम्न में से कौन सा पादप रोकता है? तो स्वपरागन को रोकने वाला पौधा है एरंड। याद रखिएगा एरंड, चूंकि मक्का नहीं होगा, मक्का नहीं होगा तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 193 का हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि चमगादड़ द्वारा परागन को क्या बोलते हैं? तो याद रखिए, हम आपको शुरू में बोले कि देखिए जितना भी परागन है, कौन कौन सा परागन है? जैसे वायु परागन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग एमिनियोफिली के नाम से जानते हैं। जैसे कि जल परागन है, तो जल परागन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग हाइड्रोफिली के नाम से जानते हैं। अभी तुरंत आपने पढ़ा पक्षी परागन, पक्षी परागन को हम लोग ऑर्निथोफिली के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर है क्या? चमगादड़ द्वारा परागन को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, इसको हम लोग कायरेट्रोफिली कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कायरेट्रोफिली कहते हैं। तो जितने भी परागन है सबका कुछ ना कुछ अपना बायोलॉजिकल नाम है। और कौन कौन सा मुख्य रूप से एग्जाम में पूछेगा? वायु द्वारा, जल द्वारा, कीट द्वारा, पक्षियों द्वारा, चमगादड़ द्वारा, घोंघा द्वारा और पक्षियों द्वारा। इन सभी चीजों को आप अच्छी तरह से याद करके रख लीजिए। चमगादड़ द्वारा जो परागन होता है इसको हम लोग कायरेप्टोफिली के नाम से जानते हैं। चलिए 194 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहता है जिन बीज में भ्रूणकोष रहता है, यानी
जिस बीजांड के अंदर आपको भ्रूणकोष पाया जाता है बच्चों, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बोलेंगे, याद रखिएगा, इंडोएस्पर्मिक। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंडोएस्पर्मिक। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर एक बीजांड है और इस बीजांड के अंदर अगर भ्रूणपोष पाया जाए, इस बीजांड के अंदर क्या पाया जाए? भ्रूणपोष पाया जाए, तो इस प्रकार के इसको हम लोग बोलते हैं इंडोएस्पर्मिक। याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंडोएस्पर्मिक बोलेंगे। याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलेंगे इंडोएस्पर्मिक। 195 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि बिना निषेचन के ही बीज उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग जब सबसे अंतिम टॉपिक इस चैप्टर का पढ़ाएंगे तो वहां पर इसका परिभाषा लिखाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं असंग जनन। याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? असंग जनन। यानी असंग जनन का परिभाषा ही होता है कि बिना निषेचन के ही, मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक के बिना मिले ही डायरेक्ट बीज उत्पन्न हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं असंग जनन। याद रखिएगा, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं असंग जनन। ये थोड़ा सा एक्सेप्शन टाइप का, अंतिम जब हम लोग टॉपिक अध्ययन करेंगे क्लास में, इस पे हम लोग अध्ययन करेंगे। अगला सवाल है कि युग्मक संलयन पूर्ण होने पर क्या होता है? तो आपको पता है कि जब युग्मक संलयन पूर्ण होता है तो उससे हम लोग का क्या होता है? जायगोट की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? जायगोट की उत्पत्ति होती है। यानी प्राथमिक नर युग्मक और द्वितीयक नर युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो इसी को हम लोग युग्मक संलयन कहते हैं। इसके पूर्ण होने पर क्या बनता है? तो इसके पूर्ण होने पर जायगोट बनता है। यही जायगोट धीरे धीरे आपको पता है कि इम्ब्रायो में बदल जाता है और यही इम्ब्रायो आगे चल करके सीड बनाता है और इसी सीड से आपको न्यू प्लांट की उत्पत्ति होती है। आपको तो पता ही है, तो ये बात आप जानते हैं कि प्राथमिक नर युग्मक और अंड कोशिका जब आपस में मिलता है तो इसको युग्मक संलयन कहते हैं। इसके पूर्ण होने पर क्या बनता है? जायगोट बनता है। यही जायगोट धीरे धीरे इम्ब्रायो में बदल जाता है, इम्ब्रायो से सीड बनता है और उस सीड से न्यू प्लांट की उत्पत्ति होती है। तो 197 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 197 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 198 सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल है कि एक भ्रूण पट्टी में दो प्रकार के संलयन होते हैं, एक युग्मक संलयन और दूसरा त्रिसंलयन। तो इस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे? तो इस घटना को हम लोग बोलेंगे दोहरा निषेचन। याद रखिएगा, इस घटना को हम लोग बोलेंगे बच्चों दोहरा निषेचन। चलिए थोड़ा पीछे चला गया, ये ना था जी। चलिए इस प्रक्रिया को बच्चों हम लोग बोलेंगे दोहरा निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन। यानी 198 का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन को फिर से एक बार समझ लीजिए। कह रहा है कि दो बार निषेचन हो रहा है। जैसे यहाँ पर भ्रूणपोष है, एक बार यहाँ पर अंड कोशिका के साथ मिल रहा है प्राथमिक नर युग्मक, एक बार निषेचन हुआ, और एक बार इधर द्वितीयक केंद्रक के साथ मिल रहा है द्वितीयक नर युग्मक, तो दो बार निषेचन हुआ। तो इस घटना को हमने नाम क्या दिया है? द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन। इससे पूर्व भी हमने ऑब्जेक्टिव में इसका डिस्कशन किया था। चलिए अब हमारा आ गया 199 नंबर प्रश्न। कहता निम्नलिखित में से आभासी फल कौन सा है? देखिए आभासी फल, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा, बैच में हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि वैसा फल जिसका निर्माण अंडाशय से ना होकर, अभी आप पता होगा कि जितना भी फल है उसका निर्माण होता है बालक अंडाशय से, क्योंकि आपको पता है कि अंडाशय फल बना लेता है और अंडाशय के भीतर जो बीजांड होता है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो लगभग 99.99% जितने भी फल हैं उसका निर्माण होता है अंडाशय से। किससे होता है? अंडाशय से। लेकिन कुछ ऐसे फल होते हैं जिसका निर्माण अंडाशय से ना होकर के, याद रखिएगा कि कुछ ऐसे फल होते हैं बच्चों जिसका निर्माण अंडाशय से ना होकर के पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है, जैसे बाह्यदल पुंज हो गया, पुष्पासन हो गया, उससे जो है इसकी उत्पत्ति होती है। तो ऐसे फल को हम लोग बोलते हैं अभासी फल। याद रखिएगा, ऐसे फल को हम लोग बोलते हैं अभासी फल। फिर से एक बार समझ लीजिएगा कि दुनिया में जितना भी फल है उसका निर्माण होना चाहिए नेचुरली अंडाशय से, लेकिन कुछ फल ऐसे होते हैं बच्चों जिसका निर्माण अंडाशय से ना होकर के पुष्प के किसी अन्य भाग जैसे पुष्पासन या बाह्यदल पुंज से होता हो, तो इस प्रकार के फल को हम लोग बोलते हैं आभासी फल। और इस आभासी फल का उदाहरण बच्चों स्ट्रॉबेरी भी है, अखरोट भी है, सेब भी है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी ये बोर्ड पर जितना भी ऑप्शन लिखा हुआ है सब के सब एक ऐसा फल है जिसका निर्माण बच्चों अंडाशय से नहीं हुआ है, इसका निर्माण या तो बाह्यदल पुंज से हुआ या फिर पुष्पासन से हुआ, इसीलिए इसको हम लोग आभासी फल के नाम से जानते हैं।
और हम लोग फाइनली पहुंच गए पूरे 200 ऑब्जेक्टिव की ओर। हमारा 200 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि पोरोगैमी में प्राग नलिका किससे होकर भ्रूणपोष तक पहुंचती है। अभी तुरंत हम आपको बताए थे कि यहाँ पर जो पोरोगेमी क्या होता है। पोरोगेमी का मतलब अभी तुरंत बालक हमने बताया था कि बीजांड द्वार के रास्ते जब परागकण अंदर की ओर प्रवेश करता है, यानी भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश कर जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं पोरोगेमी। अभी तुरंत क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन अगर हम पीछे जाएंगे तो वहां पर हम लोग इसका डिस्कशन कर रहे थे। अब यहाँ क्वेश्चन को चेंज कर दिया, कह रहा कि पोरोगेमी में पराग नलिका किससे होकर भ्रूणपोष तक पहुंचती है। तो ये माइक्रोफाइल से होकर गुजरती है, चूंकि इस स्थान का नाम है माइक्रोफाइल, जिसको कि हिंदी में हम लोग बोलते हैं बीजांड द्वार। क्या बोलते हैं? बीजांड द्वार। आप चाहे तो मटेरियल में इसको लिख सकते हैं। तो जो भी हमारा युग्मक है वो किसके द्वारा भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश करेगा, तो याद रखिएगा वो बीजांड द्वार के रास्ते प्रवेश करेगा। इसी बीजांड द्वार को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं माइक्रोफाइल। तो यहाँ पर माइक्रोफाइल लिखा हुआ है, जिसको जिसको लगता है कि इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो ब्रैकेट में आप आराम से इसमें बीजांड द्वार लिख सकते हैं। तो 200 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है 201 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि आवृत बीजी पौधों में बीज के निर्माण के समय केंद्रक यानी प्राथमिक केंद्रक और द्वितीयक केंद्रक किसमें परिवर्तित हो जाता है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा लिखना चाहिए द्वितीयक केंद्रक, कोई बात नहीं है। द्वितीयक केंद्रक जो है किसमें परिवर्तित हो जाता है। आपको पता ही है कि जिस समय क्या होता है कि पुष्प के अंदर नर युग्मक और मादा युग्मक मिल रहा होता है, तो आवृत बीजी पौधों में ये 2 बार मिलता है। तो एक बार तो आपको पता है कि अंड कोशिका और प्राथमिक नर युग्मक मिला, जिससे जायगोट बन गया। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब द्वितीयक केंद्रक, याद रखिएगा द्वितीयक केंद्रक और द्वितीयक नर युग्मक, याद रखिएगा द्वितीयक केंद्रक और द्वितीयक नर युग्मक, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इससे क्या बनता है। तो याद रखिएगा जब द्वितीयक केंद्रक और द्वितीयक नर युग्मक बच्चों आपस में मिलता है तो इससे बनता है भ्रूणपोष। इससे क्या बनता है? भ्रूणपोष, यानी इंडोस्पर्म। इससे बनता है बच्चों इंडोस्पर्म, इससे बनता है इंडोस्पर्म, याद रखिएगा, समझे। और एक बार जब प्राथमिक नर युग्मक और द्वितीयक नर युग्मक मिला तो इससे बन गया भ्रूणपोष। सॉरी, प्राथमिक नर युग्मक और अंड कोशिका जब आपस में मिल गया तो उससे बनेगा जायगोट। लेकिन वो तो बात सबको पता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो द्वितीयक केंद्रक था और द्वितीयक नर युग्मक था, इसके मिलने से क्या बनेगा, तो इसके मिलने से बनेगा भ्रूणपोष। यहाँ आंसर लिखा हुआ ऑप्शन नंबर बी। तो 201 नंबर प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग बढ़ते हैं 201 प्रश्नों की ओर। आज जितना भी ऑब्जेक्टिव है हम लोग पूरा डिस्कशन कर देंगे, ताकि संडे को आपका एग्जाम है और आप बिना समय गंवाए पूरे ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन आप कर सकते हैं। अब देखिए फिर से वही सवाल आ गया। हम आपको बताए थे कि सवाल को याद रख लीजिए कि कीट द्वारा परागन को क्या कहते हैं। तो बच्चों कीट द्वारा जो परागन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंटेमोफिली। याद रखिएगा कीट द्वारा जो परागन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंटेमोफिली। आपको बस याद करके रख लेना, चूंकि एग्जाम में परागन का अंग्रेजी जो नाम होता है वो पूछबे करेगा। तो क्या क्या है? वायु परागन, आप नोट कर लीजिए कॉपी में क्या क्या बोल रहे। पहला हो गया वायु परागन, दूसरा हो गया जल परागन, तीसरा हो गया कीट परागन, चौथा हो गया पक्षियों द्वारा परागन, पांचवा हो गया चमगादड़ द्वारा परागन, छठा हो गया घोंघा द्वारा परागन, समझे। इन और सातवां हो गया चिड़िया द्वारा परागन। इन सातों नामों का जो अंग्रेजी नाम हमने लिखाया उसका एक लिस्ट बना लीजिए, और वो आपको संडे वाला जो एग्जाम होगा उसमें भी हम लोग पूछेंगे, और जो फाइनल एग्जाम होता है वहां पर ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछा जाता है। तो फिर से सवाल आया कि कीट द्वारा परागन को हम लोग क्या बोलते हैं। तो कीट द्वारा परागन को हम लोग बोलते हैं एंटेमोफिली। बच्चों याद रखिएगा इसको हम लोग बोलते हैं एंटेमोफिली। चलिए आगे बढ़ते हैं 203 नंबर सवाल पे। 203 नंबर सवाल है कि एक पुष्पी पादप में नर जनन इकाई को क्या कहते हैं। ये सवाल तो फिर आया था कि नर जनन, अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया। इकाई, इकाई का मतलब होता है सिंगल, याद रखिए इकाई का मतलब होता है सिंगल। अगर आप सिर्फ नर जनन पूछता बालक, अगर क्वेश्चन पूछे कि एक पुष्पी पादप में नर जनन को क्या कहते हैं, तो नर जनन को हम लोग बोलेंगे पुंकेश्वर। याद रखिएगा नर जनन को बोलेंगे पुंकेश्वर।
लेकिन अगर इसी में जोड़ दिया इकाई, इकाई का मतलब होता है सिंगल, मतलब यही जो नर जनन है ये केवल और केवल एक की संख्या में रहेगा, तो इस स्थिति में बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी, अगर ये जनन अंग की बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, याद रखिएगा, नर जनन को हम लोग बोलते हैं पुमांग। क्या बोलेंगे? पुमांग। याद रखिए, इसको हम लोग बोलेंगे पुमांग। लेकिन जब यही इकाई कह दे, इकाई का मतलब ये सिंगल कह दे, तो इस सिंगल को हम लोग बोलते हैं पुंकेश्वरी। इसको हम लोग बोलते हैं पुंकेश्वरी। इन चीजों को अच्छे से याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में आपको कई बार ये सवाल पूछा जाता है। यानी पुष्प के नर जनन अंग को हम लोग क्या बोलेंगे, याद रखिएगा, इसको बोलेंगे पुमांग। बच्चों क्या बोलेंगे इसको? पुमांग। याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पुमांग। लेकिन अगर यही नर जनन अंग सिंगल हो, मतलब केवल और केवल एक की संख्या में हो, तो इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं पुंकेश्वर। याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पुंकेश्वर बोलेंगे। तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। इसी तरह अगर मादा जनन अंग है तो मादा जनन अंग को हम लोग बोलेंगे जयांग। लेकिन अगर उसका सिंगल भाग की बात कर दे तो बच्चों उसको हम लोग बोलेंगे स्त्री केसर। याद रखिएगा, उसको हम लोग बोलेंगे स्त्री केसर। इससे पहले वो वाला सवाल आपसे पूछा गया था। अगला सवाल है कि एक पुष्पी पादपों में मादा जनन अंग इकाई को क्या कहते हैं। देखिए, फिर वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया। अगली बार पूछ दिया मादा जनन अंग, तो मादा जनन अंग क्या है बालक? जयांग है। आपको पता है कि मादा जनन अंग को हम लोग क्या बोलते हैं? जयांग बोलते हैं। और अगर इसी में कहते इकाई, इकाई का मतलब सिंगल, इकाई का मतलब क्या हो गया? सिंगल। तो इसको सिंगल भाग को बच्चों हम लोग बोलेंगे स्त्री केसर। याद रखिएगा, इसके सिंगल भाग को हम लोग बोलेंगे स्त्री केसर। तो मटेरियल वाला बहुत होशियार है, कम से कम दोनों दिया गया है। यानी एक बार नर जननांग के बारे में पूछ दिया और एक बार मादा जननांग के बारे में पूछ दिया। तो इससे 4 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर पूछेगा कि पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं, तो सीधा से आंसर देंगे पुमंग। अगर पूछ दे कि पुष्प के नर जनन अंग की इकाई को क्या कहते हैं, तो उस स्थिति में आंसर देंगे पुंकेश्वर। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहते हैं, तो बोलेंगे जयांग। अगर इसी में सवाल पूछ दे कि पुष्प के मादा जनन अंग के इकाई को क्या कहते हैं, तो उस स्थिति में इसका आंसर हो जाएगा बच्चों स्त्री केसर। याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्त्री केसर। तो कहीं ना कहीं इन सभी चीजों को आप लोग अच्छे से याद कीजिए। अगर समझ में नहीं आए तो रिमाइंड करके देख लीजिए वीडियो, लेकिन इस चीज को आप अच्छी तरह से समझ के रखिए। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा नर पुष्प का भाग है, यानी इसमें जो नर पुष्प है उसका कौन सा भाग है। तो नर में क्या क्या आ सकता है, तो आपको पता है कि नर पुष्प का जो भाग है, नरे ने पूछ रहा जी, तो याद रखिएगा यहाँ पर जयांग तो होगा नहीं, क्योंकि जयांग क्या है, वो मादा का भाग है। अंडाशय भी मादा का भाग है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि पुमंग भी नर पुष्प का ही भाग है और पुंकेश्वर भी जो है ये नर पुष्प का भाग है। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी ये दोनों सही हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं इसको टैपिंग करने वाले का यहाँ पर मिस्टेक है। और चूंकि नर पुष्प का भाग पुमंग भी कहलाता है और नर पुष्प का भाग पुंकेश्वर भी कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है और ऑप्शन नंबर सी भी सही है। समझे? अगर आप मटेरियल में सही करना चाहते हैं तो इसको काट करके लिख दीजिए यहाँ पर स्त्री केसर। अब जाकर के इस स्थिति में जो है ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये सब आपका सुधार सकते हैं, नहीं तो ये दोनों आंसर इसके अनुसार आपका सही हो सकता है। चलिए, आज पूरा का पूरा क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ताकि संडे को एग्जाम है उसको लेकर किसी भी प्रकार का बहानाबाजी चलने वाला नहीं है। सवाल है कि कर्मिक विकास, कर्मिक विकास का मतलब होता है कि धीरे धीरे जनक से, याद रखिएगा कर्मिक विकास का मतलब क्या होगा बच्चों, कर्मिक विकास का मतलब होता है धीरे धीरे जनक से जो नई संतति उत्पन्न हो रही है वो संतति श्रेष्ठ होता चला जाए, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं बालक कर्मिक विकास। अगर क्वेश्चन में पूछे कि कर्मिक विकास क्या है, तो कर्मिक विकास का मतलब होता है कि जनक से उसकी संतति जब धीरे धीरे श्रेष्ठ होती चली जाए, तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं कर्मिक विकास। तो कर्मिक विकास में किसका योगदान है, याद रखिएगा कर्मिक विकास में पर परागन का योगदान माना जाता है। यानी पर परागन के ही द्वारा कर्मिक विकास हो रहा है। चूंकि इसमें दो अलग अलग वंशानुक्रम वाले जीव भाग लेते हैं और दोनों के गुणसूत्र आपस में मिलकर के जो नई संततियां बनाती है, वो संततियां बच्चे अपने जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो अपने जनक से श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो इसमें किसका योगदान हो गया, तो इसमें पर परागन का योगदान माना जाता है। कहता बीजांड,
विकसित होकर के क्या बनाता है? आपको तो ये प्रश्न सबसे इजी है। आपको पता है कि एक पुष्प के भीतर ये सबसे पहला जो ये अंडाकार भाग है इसको हम लोग बोलते हैं अंडाशय। और हमने आपको पूर्व में ही बताया था कि अंडाशय जो है ये विकसित होकर के बना लेता है फल। आपको पता होगा अंडाशय विकसित होकर बना लेता है फल। और इस अंडाशय के भीतर बच्चों ये जो बीजांड पाया जाता है, याद रखिएगा, ये बीजांड जो है बच्चों बदल जाता है बीज में। ये बीजांड किस में बदल जाता है? तो बीज में बदल जाता है। तो क्वेश्चन कहा कि बीजांड विकसित होकर के क्या बनाता है? तो बीजांड जो है ये विकसित होकर के बीज बना लेता है। याद रखिएगा, बीजांड जो है ये विकसित होकर के बना लेता है बीज। और अंडाशय से क्या बनता है? तो अंडाशय से बनता है फल। और किसी किसी पुष्प में अंडाशय से फल नहीं बनता, तो उस पुष्प को हम लोग आभासी फल कहते हैं, जिसका कि हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अगला सवाल है 208 नंबर। और 208 नंबर सवाल कह रहा है कि पुष्पासन खाया जाता है, तो किसका पुष्पासन खाया जाएगा? तो आपको पता भी है कि बहुत सारे ऐसे फल होते हैं कि जिसकी उत्पत्ति पुष्पासन से होती है, जैसे कि सेब। जैसे कि सेब, तो सेब का बालक क्या खाया जाएगा? पुष्पासन ही खाया जाता है। यानी सेब का जो गुद्देदार भाग होता है उसको बच्चों हम लोग बोलते हैं पुष्पासन। तो सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? तो सेब का हम लोग खाते हैं पुष्पासन। सेब का हम लोग खाते हैं पुष्पासन। अब अगला सवाल है कि इसमें से कौन सा कूट फल है? देखिए, कूट फल का मतलब होता है वही, यानी कूट फल का ही भाई मतलब होता है आपका आभासी फल। कूट फल का ही दूसरा मतलब होता है आभासी फल। और इसको हम लोग असत्य फल के भी नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, इसको हम लोग असत्य फल के भी नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में इसको फॉल्स फ्रूट भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसको हम लोग फॉल्स फ्रूट के भी नाम से जानते हैं। या फिर इसका कहीं कहीं नाम जो है आपको मिथ्या फल भी रहता है। यानी असत्य फल बोलिए, आभासी फल बोलिए, मिथ्या फल बोलिए, फॉल्स फ्रूट बोलिए, सब एक ही फल का नाम है जिसको हम लोग कूट फल कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि सेब एक ऐसा फल है जिसका निर्माण पुष्पासन से हो रहा है, अंडाशय से नहीं हो रहा, इसीलिए इस फल को हम लोग बोलते हैं कूट फल। तो आपको याद रखना है, आभासी फल, असत्य फल, फॉल्स फ्रूट या फिर कूट फल, ये सभी के सभी एक ही प्रकार के फल का नाम है जिसकी उत्पत्ति बच्चों होती है पुष्पासन से या फिर बाह्य दलपुंज से। समझे? तो इस प्रकार के फल को हम लोग असत्य फल के नाम से जानते हैं। और इसका एग्जाम्पल सेब भी हो जाएगा, स्ट्रॉबेरी भी हो जाएगा, नाशपाती भी हो जाएगा, और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया इसको भी आप लोग इसके मान सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट सवाल हमारा है 210 नंबर। कहता है भ्रूणपोष का काम क्या है? आपको हम बता दें, जो भ्रूणपोष होता है उसके अंदर बहुत ही अधिक पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, और इसका काम बच्चों होता है भ्रूण को पोषण देना। याद रखिएगा, सुबह भी हमने आपको बताया था कि भ्रूणपोष का काम होता है, चूंकि द्वितीयक नर युग्मक और द्वितीयक केंद्रक जब आपस में मिलकर के भ्रूणपोष बना लेता है, तो अब भ्रूणपोष का आगे विकास होना बंद हो जाता है। भ्रूणपोष धीरे धीरे नष्ट होते हैं, और नष्ट होकर के इसका मुख्य कार्य है भ्रूण को पोषण देना। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो गया। और आपके मटेरियल में आंसर ए लिखा हुआ जो बिल्कुल गलत है, उसको आप लोग सही कर लीजिए। अगला सवाल है 111 नंबर। ये इस चैप्टर का अंतिम लास्ट क्वेश्चन होगा कि गैमीट्स के युग्मनज को क्या कहते हैं? इसको सिनगेमी कहते हैं। यानी सिनगेमी का मतलब होता है बच्चों सीधा सीधी, आपको याद रखना कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? सिनगेमी कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग बच्चों बोलते हैं सिनगेमी। समझे? या फिर इसको हम लोग निषेचन भी कह सकते हैं आसान भाषा में। अब अंतिम क्वेश्चन है कि भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है? तो आपको पता है कि भ्रूणपोष का मतलब क्या हो गया? जब भी भ्रूणपोष की बात करें तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि द्वितीयक नर युग्मक और द्वितीयक केंद्रक के मिलने से जो उत्पन्न होता है उसको हम लोग बोलते हैं भ्रूणपोष। यानी आपको पता होगा कि भ्रूणकोष के अंदर यहाँ पर आपका है द्वितीयक नर युग्मक, इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक केंद्रक। और ये द्वितीयक केंद्रक बच्चों मिल जाता है किसके साथ? द्वितीयक नर युग्मक के साथ। ये मिलता है द्वितीयक नर युग्मक के साथ। और जब ये दोनों मिलता है तो इसी के मिलने से बनता है भ्रूणपोष। याद रखिएगा, इसी के मिलने से बनता है भ्रूणपोष। इसी से मिलने से बनता है भ्रूणपोष। और ये पर कहाँ पाया जाता है? तो इसी के अंदर नहीं पाएगा जी। इसको, इस पूरी संरचना को हम लोग बोलते हैं भ्रूणकोष। भ्रूणकोष
कोश। अब यहाँ पर थोड़ा सा कोश और पोष का अंतर है, क्योंकि ये दोनों, ये पूरी की पूरी जो संरचना बच्चों देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे भ्रूणकोश। इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं इम्ब्रायोसैक, याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं इम्ब्रायोसैक। लेकिन यहाँ पर जो इसके अंदर ये द्वितीयक केंद्रक था और ये द्वितीयक नरयुग्मक, ये दोनों जो आपस में मिलकर बनाए, इसको बोलते हैं भ्रूणपोष। इसको हम लोग बोलते हैं इंडोस्पर्म, याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं इंडोस्पर्म। तो ये कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा, ये गुरु बीजाणु में पाया जाता है। ये जो पूरी घटना घटी, यानी द्वितीयक केंद्रक का द्वितीयक नरयुग्मक के साथ मिलने की जो घटना घटित हो रही है, कहाँ घटित हो रही है? तो इस अंदर वाली संरचना को हम लोग बोलते हैं गुरु बीजाणु। क्या बोलेंगे जी? गुरु बीजाणु, याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलेंगे गुरु बीजाणु। इस प्रकार आपका 12th बायोलॉजी का दूसरा अध्याय का पूरा ऑब्जेक्टिव डिस्कशन इसी वीडियो के साथ समाप्त होता है। अब हम आपसे जल्द मिलेंगे तीसरा वीडियो, यानी मानव जनन का ऑब्जेक्टिव डिस्कशन को लेकर के। तब तक आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से अध्ययन कर लीजिए। और फिर से हम याद दिला दे रहे हैं कि अगर पूरा 12th बायोलॉजी का आप ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप जो हमारा एजुकेशनल ऐप है उसको गूगल प्ले स्टोर पे जा करके डाउनलोड कर लीजिए। और जो भी 12th का होगा, जिसमें कि पूरा का पूरा थ्योरी, ऑब्जेक्टिव डिस्कशन और पूरा का पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर, ये सभी हम लोग वहाँ पर डिटेल से कराते हैं। और फ्री में वीडियो देखने के लिए आप प्रेरणा कोचिंग सेंटर को का जो हमारा चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करके रखिए। और यहाँ पर भी आपको ऑब्जेक्टिव डिस्कशन जो है लगातार देखने को मिलेगा। तो हम फिर से मिलते हैं आपके अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना विशेष ख्याल रखिए। जय हिंद।